तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने पूर्व सीएम और एआईएडीएमके सुप्रीमो दिवंगत जयललिता पर टिप्पणी की थी। अन्नामलाई की टिप्पणी के बाद सहयोगी दलों के नेताओं की तरफ से तीखी बयानबाजी हो रही है। क्या है ये नया विवाद, आइए देखते इस रिपोर्ट में। जयललिता के बारे में तमिलनाडु प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई की टिप्पणी के बाद अन्ना द्रमुक से एनडीए में तब्दील होने के कगार पर है। एआईएडीएमके ने लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन की चर्चा को भी स्थगित कर दिया है और अल्टीमेटम दिया है कि अगर अन्नामलाई के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो गठबंधन नहीं होगा। अन्नामलाई ने कहा कि जयललिता को भ्रष्टाचार के एक मामले में सजा मिली थी। वास्तव में जयललिता की सजा सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित रहने के दौरान पारित हुई थी, इसलिए तकनीकी रूप से उन्हें दंडित नहीं किया गया था। भाजपा नेता का मानना है कि तमिलनाडु भाजपा के लिए महत्वपूर्ण राज्य है और तमिलनाडु में जीत के लिए अन्ना द्रमुक का समर्थन जरूरी है। चर्चा यह भी हो रही है कि मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव तमिलनाडु से जीतने के लिए तमिलनाडु से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अफवाह तो यह भी चल रही है कि साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को बीजेपी के प्रचार में उतारा जाएगा। अन्नामलाई के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है क्योंकि अन्ना द्रमुक विफल होने पर भाजपा की ये सभी योजनाएं वापस आ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। राजनीति की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संघ बैठक में शिंदे से उनके गुट के 4 से 5 मंत्रियों को बर्खास्त करने को कहा गया है। शिंदे के लिए मुश्किल यह है कि ये वो नेता है जिन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत के दौरान उनका साथ दिया था। उद्धव से बगावत में जिन्होंने दिया साथ, उन्हें मंत्री पद से बाहर कर पाएंगे शिंदे? आइए देखते इस रिपोर्ट में। एकनाथ शिंदे सरकार के 5 मंत्रियों के प्रदर्शन पर अमित शाह द्वारा असंतोष व्यक्त करने के बाद महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के बीच एक नया संघर्ष शुरू हो गया है। शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर शाह से मुलाकात की थी। शाह ने उस समय नाराजगी जताते हुए कहा था कि अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, गुलाबराव पाटिल, संदीपन भुमरे और संजय राठौड़ का प्रदर्शन बेहद खराब था। कहा जाता है कि शाह ने इन 5 मंत्रियों को बदलने और उनकी जगह नए मंत्रियों को नियुक्त करने के लिए भी कहा था। एकनाथ शिंदे उसके लिए तैयार नहीं है, लिहाजा बीजेपी और शिवसेना के बीच नए टकराव के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी नेता शाह किसी तरह की नाराजगी जाहिर करने से इनकार करते हैं, लेकिन शिवसेना नेता मानते हैं कि बीजेपी को कुछ मंत्रियों से आपत्ति है। हालांकि शिंदे उन्हें बचाने के लिए मजबूर है। अगर शिंदे उनकी रक्षा नहीं करते तो वे वापस उद्धव के खेमे में चले जाएंगे, इसलिए शिंदे शाह की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट। धर्मेंद्र के पोते करण देओल की 18 जून को शादी है और हाल ही से उनका रोका सेरेमनी हुई है, लेकिन धर्मेंद्र शादी के अलावा करण देओल की किसी भी रस्म या फंक्शन में शामिल नहीं होंगे। इसकी आखिरकार क्या वजह है, आइए देखते इस रिपोर्ट में। इस वक्त पूरा देओल परिवार शादी के जश्न में डूबा हुआ है। सनी देओल के बेटे करण देओल की 18 जून को शादी है। सोमवार 12 जून को करण देओल की रोका सेरेमनी हुई। सेरेमनी जुहू स्थित धर्मेंद्र के बंगले पर रखी गई थी, लेकिन इसमें धर्मेंद्र कहीं नजर नहीं आए। धर्मेंद्र के पोते करण देओल की शादी से बेहद खुश है, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ सिर्फ शादी में शामिल होंगे और बाकी किसी फंक्शन से दूर रहेंगे। धर्मेंद्र ने करण देओल की शादी की अन्य रस्मों से दूरी को लेकर कहा, बच्चों को एंजॉय करने दो। अगर मैं वहाँ रहूंगा तो बच्चे फिर खुद को बंद बंद महसूस करेंगे, पाबंदी महसूस करेंगे। मैं नहीं चाहता कि वो ये पल मिस कर दे। धर्मेंद्र ने कहा कि अब यहाँ सिर्फ 18 जून को शादी में ही शामिल होंगे। 87 साल के धर्मेंद्र अभी ज्यादातर वक्त फार्म हाउस पर बिता रहे हैं। यहाँ फिल्मों में काम कर रहे हैं और खुद को फिट रखने के लिए एक्वा एक्सरसाइज भी करते हैं। हो सकता है कि बढ़ती उम्र और कुछ इश्यूज के कारण धर्मेंद्र ने पोते की शादी की अन्य रस्मों से दूर रहने के लिए फैसला किया हो। धर्मेंद्र पोते करण के बेहद करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। नॉर्थ कोरिया में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए तानाशाह किम जोंग उन के एक सीक्रेट आदेश जारी करके सुसाइड को बैन कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, देखते रिपोर्ट अंदर की बात। नॉर्थ कोरिया में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए तानाशाह किम जोंग उन ने एक सीक्रेट आदेश जारी करके सुसाइड को बैन कर दिया है। उन्होंने इसे देशद्रोह बताया है। आदेश में अधिकारियों को आत्महत्याओं को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर पूरे नॉर्थ कोरिया में देशद्रोह का कोई भी मामला सामने आया तो अधिकारियों को इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
WHO की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में हर 1 लाख लोगों पर 8.2% आत्महत्याएं हुई। हालांकि किम ने अब तक सुसाइड केस का ऑफिशियल डेटा जारी नहीं किया है। साउथ कोरिया की एजेंसी ने बताया कि किम के देश में हिंसक अपराधों के केस भी लगातार बढ़ते रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तानाशाह किम ने सुसाइड के बढ़ते केस पर एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी। इसमें लोग देश और सामाजिक व्यवस्थाओं की आलोचना करने वाले सुसाइड नोट के खुलासे से हैरान थे। नॉर्थ कोरिया के अधिकारी ने रेडियो फ्री एशिया से बात करते हुए इसकी जानकारी दी। साउथ कोरिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में मई तक पिछले साल की तुलना में सुसाइड के 40% ज्यादा मामले दर्ज किए गए। चोंगजिन प्रांत में इस साल सुसाइड के 35 मामले सामने आए। उन्होंने आत्महत्या का कारण बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी बताया। ब्यूरो रिपोर्ट,